गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। हमें अभी तक यही पता था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर पादपों में भोजन का निर्माण होता है और वो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट पादपों के लिए पर्याप्त नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ पोषक तत्व और होते हैं जिनकी पादप को वृद्धि करने में आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से तो कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन भी बनता है और प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो प्रोटीन आपके नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो एक नाइट्रोजन भी अलग खाद्य तत्व हैं पादपों में। और ये नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है फिर? तो वायु में नाइट्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ये ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों द्वारा केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है, ना कि नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन पत्तियों से नहीं जाती, पत्तियों के रंध्रों द्वारा पत्ती में प्रवेश नहीं करती। तो कैसे पत्तियों तक पहुंचती है, कैसे भोजन निर्माण में सहायक होती है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मिट्टी के अंदर कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जिनको हम राइजोबियम जीवाणु बोलते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं कि जो गैस या नाइट्रोजन उपयोगी यौगिक में नाइट्रोजन को गैस या नाइट्रोजन होती है उसको कुछ उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है और मृदा में निर्मुक्त कर देती है। तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस होती है उसको कुछ यौगिकों में परिवर्तित कर देती है और ये मिट्टी के अंदर निर्मुक्त हो जाती है। फिर नाइट्रोजन, ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये मिट्टी में ही नाइट्रोजन राइजोबियम द्वारा जो निर्मुक्त की गई थी, उसी मिट्टी में जल जैसे जड़ें अवशोषित करती है जल को, उस जल के साथ ही नाइट्रोजन गैस जो होती है ये भी जड़ों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब ये उर्वरक या खाद डालते हैं तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, जिससे पेड़ पौधों को वृद्धि करने में अधिक सहायता मिलती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादप की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य संगठक जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। तो इसी से वो प्रोटीन का भी निर्माण करता है और वसा का भी संश्लेषण करता है। अब हम पढ़ेंगे 1.3 पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। पादपों में और कौन कौन सी ऐसी विधियाँ होती है जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सब में तो क्लोरोफिल होता नहीं है, तो सब में क्लोरोफिल नहीं होता तो वो भोजन का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते क्लोरोफिल के बिना। तो कैसे जीवित रहते हैं फिर पादप, पोषक किस प्रकार प्राप्त करते होंगे? आपके मन में बहुत से ऐसे प्रश्न उठ रहे होंगे। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो आपको इसमें मनुष्य यहाँ से अंडरलाइन करना, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। वे विषम पोषी
प्रणाली का उपयोग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे विषमपोषी जंतु होते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये अंडरलाइन करना है, इसको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ये अंडरलाइन पूरी, ये अंडरलाइन आपको नोटबुक में उतारनी है, ओके। तो विषमपोषी प्रणाली में ये होगी कि ये जंतुओं पर, अन्य जंतुओं पर निर्भर हो सकते हैं या अन्य पादपों पर निर्भर हो सकते हैं, तो विषमपोषी जंतु कहलाते हैं। जिसकी हमने आगे परिभाषा भी पढ़ी थी। चित्र को ध्यान से देखना और आपको इस वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी। ये अमरबेल पादप हैं और आपने पिछली कक्षा में भी ये टॉपिक पढ़ लिया था कि विषमपोषी कौन से होते हैं। विषमपोषी आपने नाम नहीं पढ़ा था, आपने परपोषी और परजीवी ये पढ़ा था। परपोषी और परजीवी ये विषमपोषी जीवों इसी में आते हैं। तो अमरबेल पादप आपको पता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि ये पीले रंग की होती है, इसमें हरा रंग तो है नहीं। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी कि जिससे ये लिपटे होते हैं। जिस पर ये आरोहित, वे पादप परपोषी कहलाता है। जिस पादप पर ये लिपटी हुई रहती है, जिस पेड़ के ऊपर अमरबेल लगी हुई रहती है, तो उस पादप के वो पादप इसके लिए परपोषी कहलाता है। और क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित करते हैं और ये क्या करते हैं, जिस पादप पर अमरबेल लगाई हुई होती है ये उसी पादप से अपना भोजन ग्रहण करती रहती है। इसलिए अमरबेल को हम परजीवी कहते हैं। अमरबेल तो परजीवी है, पर इस परजीवी पादप अमरबेल के लिए परपोषी कौन है? परपोषी वो पेड़ हैं जिस पर वो लिपटी हुई हैं। तो पेड़ हो गया परपोषी और अमरबेल हो गई परजीवी, क्योंकि ये उसके ऊपर लिपटी हुई है। तो इस पर आप देख सकते हो इस चित्र में कि ये आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है और इस पर ये आपके पीले पीले येलो कलर के जो आपके बैल जैसे दिख रहा है, ये येलो कलर की जो बैल हैं इसको हम अमरबेल बोलते हैं। और ये अमरबेल इस हरे भरे जो पेड़ हैं, इस पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करती रहती है। तो ये पेड़ परपोषी हो गया और ये अमरबेल परजीवी हो गई। तो आपको इस प्रकार विचार करना चाहिए और भी विषयों पर विचार करना चाहिए। अब हैं आगे, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है, उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ पादप भी होते हैं जो जीव जंतुओं को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को छोटे। इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा लेते हैं। क्या विस्मयकारी है, क्या सोचने का विषय। ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग के हो सकते हैं। चित्र में आपको पादप को देखिए, ये गड़े के समान दिखाई देने वाली जो संरचना है उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है और पत्ते का शीर्ष भाग गड़े के ढक्कन बनाता है। गड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं और अर्थात अधोमुखी होते हैं। अधोमुखी यानी कि नीचे की ओर। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो ये रोम, तो उसके रोमों से बीज फंस जाता है। गड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके वेनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पिछली बार भी हमने कीटभक्षी पादप के बारे में पढ़ा था, सेम टॉपिक वही है आपके। ये कीटभक्षी पादप घड़े के जैसे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर यहाँ पर कीट फंस जाता है और फिर यहाँ पर पाचक रस होते हैं अंदर की तरफ और इस पाचक रस इसको पूरा का पूरा अवशोषित कर लेता है भोजन के रूप में। ये आप ध्यान रखें, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।